हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HBSC 2024 जो अपकमिंग बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन चल रही है। और हम रिवीजन, चाहे आपका MBD हो, दीपक हो या फिर कोई भी आपका रिवीजन हो, उनके क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी को यहाँ पे उठा रहे हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा बेसिकली वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर बन चुका है फिलहाल अकॉर्डिंग टू एज पर न्यू NCERT। तो न्यू NCERT के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है, बिकॉज सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था वो रिमूव कर दिया गया था, जिसके कारण ये फर्स्ट चैप्टर बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो अपना पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो करने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने में कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम पढ़ते होंगे। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल में लिखना है सेकंड, बिकॉज उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर बताना है। तो वांट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास I = 1 + के n - के 1 × के अल्फ़ा, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 100% डिसोसिएट होगा अपने रेस्पेक्टिव आइंस के अंदर। और क्या देगा हमें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ K4FeCN6, ये 100% डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अपने पास 4K प्लस के क्या बनाएगा FeCN6 4- ये देगा। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ आइंस बन रहे हैं 4 तो पोटेशियम आयन है और 4 हैं अपने पास हेक्सासाइनोफेरेट आयन। तो हमारे पास यहाँ पर N जो निकल के आया वो टोटल है 5, है ना। अब इसी फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है, N की वैल्यू प्लेस करनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, I = 1 + के n कितना हो गया 5 - के 1 और अल्फ़ा कितना 1। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल जाएगा 5। तो इसके लिए I की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का ये देखना है कि वो पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है या फिर उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। तो कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो उसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकलनी चलनी है 1, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर उसको पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, जैसे एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं CH3COH, ये अप्रोक्सीमेटली 40% डिसोसिएट होता है अपने रेस्पेक्टिव आइंस में, बिकॉज इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड। ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है और वीक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते अपने आइंस के अंदर, ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सिंपल आपको ये बताना है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। अब देखो, मैंने जब आपको पढ़ाया था अपने लेक्चर के ड्यूरिंग, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों चीज़ों में एक तो होता है ΔTB और एक होता है अपना ΔTF। ये होता है चेंज, डेल्टा किसके लिए होता है, चेंज के लिए होता है। तो चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास KF × के, यहाँ पे मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो KF होता है अपना, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा KFC वाला। और यहाँ पर कौन होता है आपका KB, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो TB के लिए हमारा क्या होता है यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जबकि इसके लिए क्या होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो राइट आंसर दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 4 होती हैं। फर्स्ट वन होती है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम ΔTB के नाम से लिखते हैं, ठीक है, ΔTB। एक तो अपने पास ये होती है, दूसरी होती है अपने पास ΔTF, तीसरी होती है अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथी होती है
RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें आपने देखा होगा पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के पी एस, या फिर आपका फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस के पी एस अपॉन के पी नोट। ये हमारा रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में होता है। तो इनमें से देखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, डी, बिकॉज ये मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो इसको गलत करके आ जाते हैं। तो अपर के जितने भी दिख रहे हैं सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्थ डी ऑप्शन ही आपका ऐसा ओनली ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज इसने पूछा है नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इसमें सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो डी आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द मोलालिटी ऑफ ए प्योर वाटर इज, मोलालिटी की बात कर रहा है। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है, मोलालिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर के पूछ ले, या फिर मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर पूछ ले, या फिर मोलारिटी और मोलालिटी में दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो आपके पास मोलालिटी होती है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोले तो n ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्वेंट इन kg, W ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। जबकि मोलारिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर होता है। तो मोलालिटी की बात की है इसने, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब आपके पास जो प्योर वाटर है उसके अंदर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो सभी एक ही रहा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम ही होते हैं। अब आपको ये भी चीज़ भी पता होगा, अगर मैं आपके लिए बोलूँ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे इस चीज़ को, 1 ग्राम पर ml होती है। अब हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं, बोले तो 1000 ml इसकी बात कर रहे हैं ना, इसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जो प्योर वाटर है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो इससे W ऑफ H2O कितना निकलेगा, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम। तो मास क्या बन जाएगा अपने पास, 1000 ग्राम बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये गिवन मास है अपने पास, क्या है, गिवन मास 1000 ग्राम। अच्छा, मोलर मास कितना होता है वाटर का, मोलर मास की बात करूँ मैं तो मोलर मास वाटर का कितना होता है, मोलर मास अपने पास वाटर का होता है भैया, मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। वो कैसे, 2 तो हाइड्रोजन के, 1 हाइड्रोजन का होता है, और 16 किसके, ऑक्सीजन के। तो कितना आ गया, 18 ग्राम। तो डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर 18 से, ठीक है। अपॉन के W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी भैया यही है अपना, तो ये आपका 1000 ग्राम बता रखा है, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम के अंदर। तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास ये 1000 डिवाइड बाई कितना आ गया, 18। इसे 9 टाइम करेंगे, इसे 500, ये 500 हो गया। तो 9 से जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो इतना आपका क्या आएगा, मोलल आएगा, ठीक है। कितना मोलल निकला है, 55.5 मोलल। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फोर्थ वाले का। और इसमें तो आंख बंद करके आपको क्या रखना है ध्यान, की मोललिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होती है आपकी, 55.5। कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता, अकॉर्डिंग टू एज पर अवर NCERT यही दिया गया होता है, उसमें भी इसका कोई आंसर नहीं है। बट कंपटीशन के जो लेवल से पढ़ते हैं वो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ते हैं, इसीलिए उसमें ये फॉर्मूला बताया जाता है और कंप्लीट ये इसका तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मोलल जहाँ पे वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक लाइन जो गिवन कर रखी है वो लाइन यही तो बोल रही है कि मेरे पास 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन किसका, किसी भी सबस्टांसेस का। तो इसका मतलब क्या है कि मोलल का मतलब होता है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मोलल क्या होता है आपका, मोललिटी होती है, और मोललिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही तो मतलब है इसका, ठीक है। क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के W ऑफ सॉल्वेंट होता है इसका। तो मेरे को यहाँ से 2 चीज़ें मिली, मेरे को यहाँ पर 2 चीज़ें मिली बिल्कुल क्लियर। पहली चीज़ तो मुझे ये मिली कि मेरे पास जो मोल्स है सॉल्यूट का वो आ चुका है कितना भैया, 2.5 मोल्स, ठीक है।
दूसरा मुझे पता चल गया W सॉल्वेंट, और वो कितना निकल के आ गया यहाँ पर 1 किलोग्राम, बोले तो 1000 ग्राम। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे ये कंपोनेंट है अपना, सॉल्यूट है अपने पास ये, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? इसमें फॉर्मूला लगता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस के मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला लगता है ना? हाँ जी बिल्कुल, यही फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, मोल्स इसके कितने दे रखे हैं? 2.5 मोल्स दे रखे हैं, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके भी 2.5 है क्योंकि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट इसमें छुपा हुआ है, और वो वर्ड छुपा हुआ है एक्वस। एक्वस किससे आया? एक्वा से, और एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है वहाँ पे, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो आपको पता होगी कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके, बताओ? गिवन मास अपॉन के मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना है? 1000 डिवाइड बाय कितना? मोलर मास 18। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आएगा 55.5। ऊपर के क्वेश्चन में भी किया था हमने, 55.5 निकल के आएगा। तो यहाँ से अपने पास 2.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस के 55.5, तो अपने पास ये आंसर निकलेगा इसका। तो हमारे पास ये निकल के आएगा, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाय 58 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 0.043। इतना मोल फ्रैक्शन निकलेगा इसका। और ये मोल फ्रैक्शन होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर, इट इज़ ए यूनिट लेस होती है जो आपके पास होती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला। कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर, इनको तो सिंपल जानते हैं, एजियोट्रॉप होते हैं। एजियोट्रॉप 2 टाइप के होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होता है अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये 2 होते हैं अपने पास। ठीक है, अब मिनिमम कब काम करता है? मिनिमम जब काम करता है जब आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो किसी भी कंपोनेंट का। अगर वेपर प्रेशर कम है तब आपका मिनिमम काम करता है, और जब मैक्सिमम होता है जब आपका वेपर प्रेशर डाउन होता है। तो इसमें कौन सा होगा? एजियोट्रॉप, जिनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज क्या होता है जब बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? सिंपल, देखो रटने वाली कोई चीज़ें नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। मेरे पास कोई एक बीकर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बीकर बनाया, ठीक है, मैंने आपको एक यहाँ पे बीकर बनाया, ठीक है, ये अपने पास सही तरीके से बनाते हैं। ये अपने पास एक बीकर बना हुआ है कुछ इस टाइप का, अरे बन जाना। ये अपने पास बीकर है, ठीक है, इसको ऊपर से ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे इस टाइप से। नहीं बंद हुआ अभी, ये कैसे दिमाग ख़राब कर रहा है। ये बीकर हो गया, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर कोई आपका कुछ चीज़ भरी हुई है, लाइक मैंने बोला कि इसमें कुछ फिल कर दिया मैंने, वाटर है ना। वाटर कैसे कलर का होता है? ऐसा ही होता है, नीले कलर का, ठीक है। यहाँ पर वाटर मैंने भर दिया है, ठीक है, ये वाटर फिलअप हुआ पड़ा है इसके अंदर। नीचे से मैंने अग्नि देवता को प्रकट कर दिया कुछ इस टाइप से, ये भरा हुआ है इसके अंदर वाटर। आप एज्यूम कर लेना ये वाटर भरा हुआ है, नीचे से अपने पास अग्नि देवता प्रकट हुए हैं, मतलब नीचे से मैंने इसको अग्नि दी हुई है इस टाइप से। तो क्या होगा? ये बॉईल होगा। क्या होगा भाई? ये बॉईल होगा। अब प्योर वाटर है अगर ये, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? वेपर्स के अंदर, एक्सेप्ट सब्लिमेशन। बिकॉज सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड स्टेट का कंपोनेंट डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और गैस का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो बॉईल होगा आपका वो, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, ये सभी जानते हैं, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और नॉर्मल जो स्टेट पाई जाती है वाटर की लिक्विड वो अबाउट टू 4 या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपका ये वाटर रहा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड ऑन कर दिया, जैसे लाइक यूरिया हो गया, है ना। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती। ये अपने पास क्या है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल आपके पास वो होते हैं जिनकी वेपर्स बन सकती है, और नॉन वोलेटाइल वो जिनकी वेपर्स नहीं बन सकती, तो वो कंपोनेंट है आपका ये। अब इसके अंदर अगर ये मिक्स हुआ पड़ा है तो जिन नीचे से जो आग लग रही है, जो अग्नि जा रही है इन कंपोनेंट्स को, तो जो वाटर के कंपोनेंट है वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, और साथ में करेंगे वो वाले भी जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी तो वेपर्स बन नहीं सकती हैं, वेपर्स किसकी बनेंगी, केवल केवल वाटर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेपर को जो एब्जॉर्ब की है, कंज्यूम की है जो आपकी हीट वाटर के पार्टिकल्स ने वो कम की है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हीट है वो इन पार्टिकल्स के द्वारा भी कंज्यूम कर ली गई है। मतलब आपको 100 से वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वेपर्स वाटर की बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया, इवलेट, है ना, बढ़ाया है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, एलिवेटेड, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट रीज़न है क्यों एक नॉन वोलेटाइल क्यों एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने 4 बताई थी आपको, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं? जी बिल्कुल नहीं। मोलरिटी के ऊपर कौन डिपेंड करती है, केवल और केवल कौन सी, मोल फ्रैक्शन करती है, वो भी मोलरिटी के ऊपर करती है। मोलरिटी के ऊपर भी करती है कई बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट करती है, कौन सी, मोल फ्रैक्शन करती है। लेकिन कई में नहीं करती, जैसे W/W हो गया, W/V हो गया, मास परसेंटेज हो गया, तो इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर ये आपके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। वो कैसे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि उसमें आपका नेचर पता होना चाहिए कंपोनेंट का, कि वो वोलेटाइल है या फिर नहीं है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऊपर के तीनों रॉन्ग, ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल आ गया। इसमें बोला गया है द डेंसिटी ऑफ 10%, सिंपल यहाँ से उठाओ और यहाँ से सोल्व करो। यहाँ पर बोला है 10% बाई मास। 10% बाई मास का मतलब क्या है, 10% W/W, मास का मतलब W/W होता है, ऑफ केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन, ये बोला गया है। अब इस लाइन को मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम केसीएल है आपका, वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने बोला यहाँ पर W ऑफ केसीएल कितना बन गया, 10 ग्राम, और W ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया आपके पास, 100 ग्राम, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। दूसरी ओर उसने बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया गया है। अब इन दोनों टर्म्स से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, मास दिया गया है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, बताइए। अगर मैंने बोला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मास अपॉन के डेंसिटी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हाँ, मास अपॉन के डेंसिटी। तो मास कितना है यहाँ पर 100 ग्राम, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा,
ये बन जाएगा अपने पास इतना सेंटीमीटर क्यूब 1.0 डिवाइड बाय 1.06 ये अपने पास बनेगा 94 के समथिंग ये आएगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है ना। अब इसने पूछ लिया मोलारिटी क्या होगी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना भाई। बिल्कुल, वैसे हमारे पास वॉल्यूम है निकली पड़ी है पहले से ही। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मोल्स की बात कर रहे हैं किसकी, हम मोल्स की बात कर रहे हैं भैया किसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट कहाँ पे अपना, KCl। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास दे रखा हमें 10 ग्राम, हो गया 10 ग्राम, इसको ग्राम को हटा दो यहाँ से, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना बनेगा, KCl का होता है पोटेशियम का 39 प्लस के Cl का होता है 35.5, तो 74.5 ये बनेगा 74.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी का निकाला मैंने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला अपने पास 94 के समथिंग, बोले तो इसको हम कर देंगे 100 डिवाइड बाय 1.06, है ना, वो एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं अपन, 10 डिवाइड बाय 74.5 इंटू के ये 1.06 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और तो देखो यहाँ पर अपने पास अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना मुझे लीटर के अंदर, बिकॉज आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम होता है विद रेस्पेक्ट टू किसके होता है, आपका लीटर के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ करा, क्या करा मैंने, यहाँ पर आपका 10 इंटू के 1.06 डिवाइड बाय 74.5 इंटू के करा मैंने यहाँ पर 0.1। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 106 बन जाएगा डिवाइड बाय 74.5। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर निकल गया वो निकल जाएगा अपने पास 1.42। अब ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट की बात करें, मोलरिटी यूनिट होती है, ये मोल्स हो गया, तो मोल हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, तो मोल पर लीटर आ रहा है, और मोल पर लीटर क्या होता है आपका, मोलर होता है। ठीक है, मोल पर लीटर की यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है ना, ये किलोग्राम वाला रॉन्ग है। मोल पर लीटर होता ठीक होता, लेकिन किलोग्राम के रेस्पेक्ट में नहीं है। मोल पर केजी किसके लिए होता है आपका, ये होता है मोलरिटी के लिए, नॉट फॉर मोलारिटी, क्योंकि यहाँ पर आर लिखा रखा। अगर आप तोतले नहीं हो तो तब की बात कर रहा हूँ, अगर आप तोतले हैं तो मोलारिटी और मोलारिटी दोनों सेम होते हैं उसके लिए। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.42। यहाँ पे आंसर क्या निकल गया है, 1.24 मोलर या फिर मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला जो शब्द है यहाँ पर वो है आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक वो कंडीशन होती है जहाँ पर आपका दो सबस्टांसिस का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, बोले तो π1 इज इक्वल टू π2, और ये कंडीशन होती है आइसोटोनिक, है ना। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है दोनों का। अगर ये π1 इज इक्वल टू π2 है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके लिए C1RT हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा C2RT। आर क्या है अपने पास, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दोनों कंपोनेंट के लिए सेम ही कर रहे हैं हम मेजर, बिकॉज यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर नहीं गिवन कर रखे हैं दोनों कंपोनेंट के, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर को भी क्या कर लेता हूँ, कांस्टेंट मान के चल लेता हूँ। तो टेम्परेचर और अपने पास जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है दोनों क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट, तो इनको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो अपने पास RT से RT कैंसिल आउट हो गया, इससे नहीं काटते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, हम जीव हत्या नहीं करते। तो C1 इज इक्वल टू क्या बन गया, C2, है ना, C1 इज इक्वल टू C2। अब C1 क्या है अपने पास, ये कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन को जो हम रीड करते हैं और डील करते हैं वो मोलारिटी से करते हैं, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, अब मोलारिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब दो कंपोनेंट हैं, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं,
कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट है मेरे पास। इधर की साइड ध्यान दो, मेरे पास 2 कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है अपना वो है, पहला जो कंपोनेंट है अपने पास वो है सुक्रोज का, सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसने गिवन नहीं कर रखा, वो एक्स से दर्शा रखा है, ठीक है, वो मुझे अननोन है, उसी का ही यहाँ पर मोलर मास पूछवाने के लिए बोल रहा है। इसने बोला है कि इसका जो कोई वो है 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब 4% सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 4% W/V है ये, और दूसरा x दे रखा है 3% W/V, 3% W/V। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? इससे मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे कि 3% का मतलब क्या है, सॉरी 4%, कितना है 4%, 4% का मतलब है यहाँ पे कि 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज किसके अंदर प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है। तो मेरे को यहाँ पर मिला W ऑफ सुक्रोज, ये मिल रहा अपने पास 4 ग्राम। W ऑफ सुक्रोज हो गया 4 ग्राम हो गया आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की सुक्रोज की, तो ये दे रखी है 100 ml, कितनी दे रखी है 100 ml। अब ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर, और कुछ तो नहीं है ना, बिल्कुल हाँ। सेम यही कंडीशन किसके लिए है, सेम यही कंडीशन है अपनी किसके लिए, सेम यही कंडीशन है हमारे लिए अब हाँ, सेम यही कंडीशन है एक्स के लिए, किसके लिए, एक्स के लिए हमारी। तो एक्स के लिए जो कंडीशन है वो भी यही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि 3% क्या है, W/V है, 3% W/V है, तो 3 ग्राम ऑफ, अब ये एक्स है अपना, एक्स प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो मुझे भी यहाँ पर 2 चीज़ें मिली, एक तो मुझे मिला यहाँ पर W ऑफ x मिला, वो मिला मुझे 3 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिली x की, वो कितनी मिली 100 ml, ये ml है आपका, ठीक है, W/V है ना, तो वॉल्यूम है 100 ml। अब हमें फॉर्मूले के अंदर इन चीज़ों को पुटअप करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना, बाकी आपको वैल्यूज को प्लेस करना। तो C1 = C2 है आपका, तो C1 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना दे रखा है 4 ग्राम सुक्रोज का, अपॉन के मोलर मास कितना होता है 342, 342। वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन कर रखा, अगर नहीं गिवन कर रखा होता तो आपको ऐसे निकालना पड़ता C12H22O11। तो कार्बन कितने यहाँ पर 12 × के 12, एक का 12 होता है, दूसरे का टोटल कितने 12, एक का हाइड्रोजन का इतना होता है 22 है, प्लस के 11 के इंटू के एक ऑक्सीजन का 16, 12 कितना होता है 144, ये 22 हो गया, प्लस के 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 11 और 6 176, 6 2 8 8 और 4 12, ये अपने पास 342 ग्राम ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दे रखा होता तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना 100 मिलीलीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, इज़ इक्वल टू, अब एक्स की बात पे आते हैं, तो एक्स के लिए जो गिवन मास दे रखा वो इतना दे रखा, मोलर मास मुझे निकालना है, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अपॉन के 1000 से हम डिवाइड कर देंगे 100 को, तो ये चीज़ तो पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली चीज़ तो बिल्कुल पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 अपॉन के, अच्छा इधर की साइड ही कर लेते हैं इनको, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर फाइनल बचेगा x = x इधर चला जाएगा, तो 342 मल्टीप्लाई, देखो अपने पास यहाँ पर बचेगा x = 342 इंटू के आपका 3 डिवाइड बाई 4 से इसे कट करेंगे, तो इसको कट कर लेते हैं अपन
ये 2 टाइम जाएगा, इसे 2 से कट करते हैं तो 2 1 जा ये 7, ये आपका कितना बन जाएगा 1, सॉरी 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, और आपका यहाँ पर 2 से 1 और ये 1, इतना ही बनेगा। ठीक है, इसे फिर हम करते हैं इतने से, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 24 21, 3 1 जा 3 और 2 5, डिवाइड बाई किया मैंने 2 से है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास जो आंसर निकल के आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा ये 10, बचे यहाँ आपके 13, 2 6 जा 12 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर 5, इतना ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 256.5, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये MCQs का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, इसको तो आप एक बार थोड़ा सा पॉज कर कर खुद ट्राई करिएगी कि ये इसका आंसर क्या बनेगा। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है ये, NaCl की बात कर रहा है, 3 लीटर वॉल्यूम दे रखा है और मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं NaCl के। तो बताओ क्या बनेगा अपने पास, बताइए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 लीटर ऑफ 3 मोलर, ये मोलारिटी भी दे रखी है, मोलारिटी सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। ठीक है, मोलारिटी हमें कितनी दे रखी है 3 मोलर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालने हैं तो इसको अपन x मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है यहाँ पे 3 लीटर दे रखा है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 9, तो हमारे पास कितने मोल्स हो गए 9 मोल्स। सो और करेक्ट आंसर इज दैट फर्स्ट। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, तो ये अपने पास 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12th क्वेश्चन आपका MCQs नहीं है, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना। इसमें ऑक्सीडेटिव प्रेशर pi1 इज इक्वल टू pi2 लगेगा, इसमें गिवन मास दे रखा है आपका प्रोटीन का 1.26 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 0.02 लीटर दे रखा है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, MCQ जब खत्म हो चुके हैं, ये भी तुम्हें खुद करना है कि डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले ऑफ डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन 2.5 किलोग्राम और 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास ऑफ NH2, ये मैंने कई जगह आपको कराया है तो कर लेना इसको भी। डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म्स, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी क्या होता है, ये भी आसान है। डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें आपका KI का ये बताना है कि मोलारिटी मोल फ्रैक्शन क्या होगा अगर आपको जो डाटा दे रखा है मास बाय मास 20% W/W इससे, और साथ में दे रखी है हमें यहाँ पे डेंसिटी, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मास हो जाएगा, डेंसिटी दे रखी है तो इसका वॉल्यूम निकालने में फ़ायदा होगा आपको। तो वॉल्यूम, मास और आपका डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आप कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.0 ग्राम इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजोल्व इन 90 ग्राम बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू द 354.1111 Kelvin। द बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेंजीन का, ठीक है, जिसमें बेंजीन है जो आपका C6H6, वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। उसके अंदर जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिला हुआ है। अब उसने बोला है कि जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड ऑन किया है तो इसका जो वेपर प्रेशर है, जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ के कितना हो गया यहाँ पर 353.23 केल्विन से 354.11 केल्विन हो चुका है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 यहाँ से 0.88 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में इतना अंतर आया, मतलब इतना बढ़ाना पड़ा मुझे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू के M। डेल्टा TB दे रखा आपको, यहाँ पर निकाल लिया आपने 0.88 इंटू के KB, यहाँ पर गिवन कर रखा है 2.53 इंटू मोलालिटी। आप जानते हैं मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट का गिवन मास 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास आपको निकालना है x का, डिवाइड बाय आपका
डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू किसका है, सॉल्वेंट का, तो डब्ल्यू किसका है, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर 90 ग्राम बेंजीन, तो 90 डिवाइड बाय बेंजीन का 180 होता है, तो 1/2 कर दिया, इसे कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। So it is the final solution of our chapter. It is the most important topics and most important questions which may be asked in your examination, further examination. So best of luck for your upcoming exams. Wish you very good morning, तो नहीं करना, गुड इवनिंग, ठीक है। तो टाटा, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।